हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री का 4th चैप्टर है, जिसमें हम डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में केवल इंट्रोडक्शन पढ़ा है। सेकंड लेक्चर में हमने डी ब्लॉक तत्व क्या है, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, आवर्त सारणी में उनकी स्थिति क्या है, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं। आज हम बात करेंगे संक्रमण तत्वों के सामान्य अभिलाक्षणिक गुणधर्म, ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें इनकी, जैसे कि आप जानते हैं जितनी भी हमारी मेटल्स होती हैं वो सामान्यतः कमरे के तापमान पर कैसी होती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है, एक्सेप्ट HCr के, ठीक, Hg के, ठीक है, यानी कि मरकरी को छोड़कर जितनी भी धातुएं होती हैं हमारी वो सामान्यतः कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। बात करें अगर नॉन मेटल की, तो वो क्या होता है हमारा Br, यानी कि ब्रोमीन क्या होता है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। तो कुछ इनके प्रमुख सामान्य गुणधर्म निम्न है, वो हम लोग यहाँ पर एक एक करके देखेंगे, ठीक है। देखो, संक्रमण तत्व महत्वपूर्ण भौतिक व रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये भौतिक गुण भी दिखाते हैं और रासायनिक गुण भी दिखाते हैं। कुछ सामान्य से गुणधर्म इनके यहाँ पर दे रखे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अवस्था की, ठीक है। इसकी, ये जो हमारे संक्रमण तत्व हैं इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है। भौतिक मतलब ये ठोस अवस्था में होते हैं या द्रव अवस्था में होते हैं या गैस अवस्था में होते हैं, उसको हम कहते हैं उसकी भौतिक अवस्था, ठीक है, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट की बात करें तो सामान्यतः जितने भी हमारे संक्रमण धातु हैं, ठीक है, सामान्यतः जितने भी हमारे संक्रमण धातु हैं यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट जितने भी हैं वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। किसके अलावा? मरकरी के अलावा, ठीक है। मरकरी क्या है? एक अपवाद है, एक्सेप्शन है डी ब्लॉक तत्वों का, जो कि किस अवस्था में पाया जाता है? ये द्रव अवस्था में पाया जाता है कमरे के तापमान पर, ठीक है। किसमें? कमरे के तापमान पर, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ठीक। तो याद रखना, ब्रोमीन Hg यानी कि मरकरी हमारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। आपने कहाँ देखा है ये मरकरी? आपने कहाँ देखा है, ठीक है, सभी कमेंट में बताएंगे आपने देखा है, लेकिन कहाँ देखा और नहीं देखा है तो आप किसी दूसरे से कमेंट में मालूम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, ठीक है, क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है, ये भी इनका एक प्रमुख सामान्य गुणधर्म है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने पढ़ लिया है, ठीक है, क्या होता है, किस तरह से भरा जाता है, और वहां पर भी अपवाद देखने को मिले थे, वो भी हमने अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है। तो देख लेना अगर आपने नहीं देखा है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक तत्व जो भी होते हैं उनका जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ जाता है? n-1 के, ठीक है, n-1 के डी उपकोष में भरा जाता है, n-1 के डी उपकोष में भरा जाता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें 4s और 3d, ठीक है, क्या है? 4s और 3d, तो इलेक्ट्रॉन डी में आते हैं और किस में आते हैं? एस में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? सबसे अंत वाला कोष है, इससे पहले वाला कोष ये है हमारा, ठीक है, कौन सा है? 3d। लेकिन ऊर्जा के हिसाब से देखते हैं तो ऊर्जा के हिसाब से पहले ये आता है, उसके बाद ये आता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पहले एस में भरे जाते हैं, किस में भरे जाते हैं? एस में, उसके बाद किस में भरे जाते हैं? डी में, ठीक है। तो ये एन क्या है? 4, ठीक है, और में से 1 कम कर दो, कितना आ जाएगा हमारा? 3 आ जाएगा। तो इसके ही डी उपकोष में जो है इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है सामान्यतः? जैसे अगर हम बात करें n-1, एस में कितने होते हैं? 2, ठीक है, जैसे 1s हो गया, 2s हो गया, 3s हो गया, सबके एस में कितने होंगे? सबके एस में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, यहाँ तक 4s तक नहीं जाना है। उसके बाद n-1 पी में कितने होंगे? 6, ठीक है, चाहे वो T2 हो, 2p हो, चाहे 3p हो, कंप्लीटली फिल्ड होगा। उसके बाद बात करते हैं n-1 का डी कोष, इसमें आपका 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका ns 0 से लेकर 2, ये होता है इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। क्या होता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जहां n क्या है? बाह्य कोष की, बाह्य कोष है, ठीक है, n क्या है? बाह्य कोष है, ठीक है। तो इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो, ये लिखा है n-1 s2, n-1 p6, n-1 d 1 to 10 और ns 0 से 2 होता है। कह रहा है Cr तथा Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायित्व प्राप्त करने के कारण इन दोनों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 24 वाले का और 29 वाले का, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा था वहां पर इनको देखा है कि स्टेबिलिटी
गेन करने का रीजन क्या है, क्या कारण है कि स्टेबिलिटी को गेन करते हैं, यानी कि स्थायित्व प्राप्त करते हैं, किस कारण से। ठीक है, तो भैया स्थायित्व प्राप्त करने के कारण अपवाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये जो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा है, अपवाद है। ठीक है, यानी कि ये जो होना चाहिए वो नहीं होता है। ठीक है, तो इसको कुछ अलग से भरा जाता है 24 का और 29 का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सी आर की, 24 वाले की सी आर कितना होता है 24। ठीक है, भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब क्या आएगा, अब आएगा देखो 3d और 4s, क्या आएगा 3d और 4s। इनमें अब हमें देखना होता है कि ऊर्जा किन की कम है, जिसकी ऊर्जा कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरे जाएंगे। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमें एक नियम दिया था n+l का नियम। किसका, n+l का नियम। ये बताता है ऊर्जा किसकी कम और ज्यादा है। 3d की ऊर्जा की बात करें, 4s की ऊर्जा की बात करें, तो ये आगे वाली संख्या क्या होती है, ये हमारा n होता है। ठीक है, ये क्या है n, तो n कितना है 3 प्लस, अब देखो l का मान, l का मान s के लिए कितना होता है 0। ठीक है, और p के लिए कितना होता है 1, और d के लिए कितना होता है 2, और f के लिए कितना होता है 3। ये होते हैं l के मान। ठीक है, अलग अलग। तो s के लिए कितना हो जाएगा 0, और p के लिए 1, और d के लिए कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कर दो 2, इन दोनों को जोड़ने पर हम पाते हैं कितना आता है हमारे पास 5, और यहाँ देखो n कितना है 3। ठीक है, कितना है n, सॉरी 4, प्लस s का मान कितना है 0, तो 4 और 0 कितना हो गया, यहाँ पर इनको जोड़ने पर आया हमारे पास 4। तो ऊर्जा देखो, इसकी कम ऊर्जा होती है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है, तो पहले 4s वाले में भरे जाते हैं, इसलिए ये पहले आ जाता है। ठीक है, इसलिए ये पहले लिखा आप वैसे ही दो, लेकिन भरोगे आप पहले 4s में। ठीक है, तो 4s आएगा, फिर आएगा हमारा 3d। तो 4s में कितने भरने हैं हमें, 2 भरने हैं। कितने भरने हैं, 2 भरने हैं। अब बचे कितने हमारे पास, 2 2 4 और 6 10, 2 12 और 6 18, 2 20, कितने बचे 4 बचे। ये होना चाहिए कायदे में। ठीक है, कायदे में ये होना चाहिए, लेकिन ये ना होगा। ठीक है, अभी ये जो है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी क्या कहती है, स्टेबिलिटी ये कहती है कि अधिक जो डी ऑर्बिटल है वो या तो पूरी तरह से भरा होना चाहिए, कैसा, या तो फुल्ली फिल्ड होना चाहिए या फुल्ली हाफ फिल्ड होना चाहिए, या तो पूरी तरह से पूरा भरा हो या पूरी तरह से आधा भरा हो। मतलब 10 अगर आ रहे हैं तो उसमें या तो 10 भरे होंगे तभी वो क्या होगा, मोर स्टेबल होगा, या 10 के आधे 5। ठीक है, तब मोर स्टेबल होगा। तो ये 2 कंडीशन होती हैं। अभी अगर हम बात करते हैं इसमें जो एस है वो कैसा है, पूरा भरा हुआ है। ठीक है, एस कैसा है, पूर्ण है, और डी कैसा है, अपूर्ण है। ठीक है, ना तो ये पूरा भरा हुआ ना ही पूरा आधा भरा हुआ है। तो इसकी अगर हम बात करें एस में से एक किस में डाल दें, डी में डाल दें, तो क्या हो जाएगा हमारा 4s1 और 3d5। अब हम देखते हैं कि इसमें जो दोनों हमारे एस हैं, ये कैसा है, ये भी आधा भरा हुआ है अर्धपूर्ण, और डी वाला भी हमारा कैसा है, डी वाला भी हमारा कैसा है, अर्धपूर्ण है। तो ये वाला सही माना जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों हम ऑर्बिटल देख रहे हैं, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल दोनों पूरी तरह से आधे भरे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आधा भरा हुआ नहीं है, ये पूरा भरा है, लेकिन ये ना तो पूरा भरा है ना आधा भरा है। एक इलेक्ट्रॉन इधर जाते ही ये दोनों पूरे पूरे आधे भर जाएंगे। ठीक है, तो इसको अधिक स्थायी माना जाता है। कैसा माना जाता है, इसको अधिक स्थायी माना जाता है, और स्थायी के कारण ही ये जो कैसा होता है हमारा, इसका 24 वाले का और 29 वाले का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो कैसा होता है, अपवादित है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है, अपवाद है। एक ये हो गया, एक इसी की तरह और होता है कॉपर 29। कितना 29, जो हम भरते जाते हैं 1s2 2s2 और 2p6 3s2 3p6, फिर क्या आता है हमारा 4s2 और 3d9, ये भरा जाता है। ठीक है, इसको, ठीक है, इस स्थायित्व को हम समझते हैं इनके ऊर्जा के क्रम के आधार पर। तो वो हमने इससे पहले वाले वीडियो में विस्तार से बताया है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, विनिमय ऊर्जा के आधार पर। ठीक है, इनकी एक्सचेंज एनर्जी जिसकी ज्यादा होती है वह उतना ही ज्यादा स्थायी होता है। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको ये पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी कि स्थायित्व इसका ज्यादा है, इसका कम है, क्यों। ठीक है, विनिमय इसके विनिमय कम आते हैं, इसके विनिमय ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो जिसके विनिमय ज्यादा होंगे, ठीक है, जिसकी विनिमय ऊर्जा ज्यादा होगी वही ज्यादा स्थायी होगा। ठीक है, तो यहाँ इससे पीछे वाले वीडियो में आपको सब विस्तार से मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4s से ये कहाँ पहुंच जाएगा, डी में पहुंच जाएगा। तो होगा क्या,
4s1 और 3d10 क्या हो जाएगा 4s1 और 3d10। ये जो 4s है ये कैसा है, ये पूरा अर्ध भरा है, ठीक है, अर्धपूर्ण, और ये कैसा है, ये पूर्ण भरित है, ठीक है, पूर्ण भरित। अब ये देखो ये पूरा आधा भर गया और ये पूरा पूरा भर गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाते ही ये पूरा आधा भर गया और ये पूरा पूरा भर गया। अतः अब हम कहेंगे कि ये जो हमारे S और D हैं ये दोनों कैसे हैं, अधिक स्थायी हैं इसकी तुलना में, ठीक है, इसलिए ये वाला जो है सॉरी ये वाला सही माना जाता है, ये वाला नहीं माना जाता है, ठीक है, केवल हम इसको ही सही मानते हैं इन दोनों में से। तो ये दोनों कैसे हैं, विवादित, ठीक है, यानी कि अपवाद है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, किसका, कॉपर का और क्रोमियम का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम डेंसिटी की, यानी कि घनत्व की, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, घनत्व, जैसे अगर हम बात करें घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन, यानी कि एक इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है, क्या है, एक इकाई आयतन में कितना द्रव्यमान है। इकाई आयतन की बात करें, जैसे आप इस तरह से एक घन बना लो, इस घन में, ठीक है, इस एक इकाई आयतन में कितना हमारा द्रव्यमान है उसे हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। एक इकाई आयतन मतलब इसकी जो लंबाई है, चौड़ाई है, घन की ऊंचाई है, वो कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो ऊंचाई है इसकी, ये भी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, ये जो इसकी चौड़ाई है ये भी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है, वो भी कितनी होनी चाहिए, 1 सेंटीमीटर। तो इसे कहते हैं एक इकाई आयतन, ठीक है। इसमें जितना द्रव्यमान होगा, ठीक है, डिपेंड करता है उसका घनत्व उसी पे, ठीक है। क्या कह रहा है, देखो परमाणु त्रिज्या कम होने के कारण, देखो परमाणु त्रिज्या कम व परमाणु भार उच्च होने के कारण, परमाणु त्रिज्या कम और परमाणु भार कैसा, उच्च होने के कारण ये सभी कठोर धातुएं होती हैं। डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक में परमाणु त्रिज्या कैसी होती है, कम होती है, और परमाणु भार कैसा होता है, उच्च होता है। परमाणु त्रिज्या कम क्यों होती है, ये आगे पता चलेगा आपको। परमाणु त्रिज्या कम और परमाणु भार कैसे होते हैं, उच्च होते हैं, जिस कारण ये सभी कठोर धातुएं होती हैं। अतः इनके घनत्व उच्च होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी जो डेंसिटी होती है वो कैसी होती है, हाई होती है, ठीक है, ये उच्च घनत्व वाले होते हैं। अच्छा देखो कह रहा है कि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, ये परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है, इसको आप बना लीजिए रफली, ठीक है। ये बना हुआ है, ये कह रहा है देखो परमाणु क्रमांक बढ़ता जाता है। जैसे इधर से अगर हम बात करें ऐसी, ये परमाणु क्रमांक इधर से इधर को बढ़ रहा है, ठीक है, क्या बढ़ रहा है हमारा, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कह रहा है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु नाभिकीय आकर्षण भी बढ़ता है, ठीक है। अब क्या होगा, देखो नाभिकीय आकर्षण, आकर्षण भी बढ़ेगा, मतलब नाभिक और बाहरी कोश वाले जो इलेक्ट्रॉन होंगे और नाभिक का जो प्रोटॉन होगा उनमें आकर्षण बढ़ेगा, क्या होगा, आकर्षण बढ़ेगा, ठीक है। तो आकर्षण बढ़ता जाता है जिस कारण परमाणु आयतन कम होता जाता है, ठीक है। तो परमाणु का जो आयतन है, आयतन क्या होगा, आयतन कम होता जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है आयतन कम हो जाता है। देखो श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर, अगर आप इस श्रेणी में बाएं से दाएं इस तरफ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया हमारा बाएं से दाएं जाने पर, ठीक है, किधर से, बाएं से दाएं, ठीक है, क्या, बाएं से दाएं। अगर आप बाएं से इधर को दाएं जाते हैं तो कह रहा है कि परमाणुीय त्रिज्या और आयतन कम होता है, परमाणुीय त्रिज्या और आयतन क्या होता है, कम होता है, ठीक है। देखो आयतन कम हो रहा है और त्रिज्या भी लिख लो यहां, क्या, परमाणुीय त्रिज्या भी क्या होगी, कम होगी, ठीक है। परमाणु त्रिज्या कम होती है जबकि परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है, क्या बढ़ेगा, द्रव्यमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, द्रव्यमान बढ़ता है क्योंकि
नाभिकीय आवेश बढ़ता है। और क्या बढ़ रहा है? और बढ़ रहा है नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है, जिससे घनत्व बढ़ जाता है। क्या होता है? याद रखना, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, ठीक है, यानी कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाभिक के पास में ज्यादा हो जाती है। जैसे ही नाभिक है तो इधर को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन होता है, और जिस कारण इलेक्ट्रॉन इधर के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने लगते हैं थोड़े थोड़े नाभिक की ओर, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं नाभिकीय आवेश बढ़ता है, यानी कि नाभिक के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने लगती है, ठीक है। तो ये चीजें इसमें बढ़ती हैं, कह रहा है जिससे घनत्व भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाता है? इसका घनत्व भी बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे नीचे? घनत्व भी बढ़ जाता है, ठीक। अब कह रहा है बाएं से दाएं जाने पर घनत्व बढ़ता है। क्या होता है? बाएं से दाएं जाने पर घनत्व बढ़ता है, ठीक है। तो बाएं से दाएं यहाँ लिख देंगे घनत्व क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीजें जो लिखी हुई हैं इनको आप स्टार बना के कहीं नोट कर लीजिए, ठीक है, स्टार बना लीजिए इन पे, ठीक है। देखो बढ़ने वाली चीज इधर से इधर को जा रहे हैं, ठीक है। स्कैंडियम, ठीक है, कितना है? 21, फिर 22, फिर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है। नाभिक की त्रिज्या, परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है, क्योंकि बाहर वाले कोष के जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से क्या करते हैं? आकर्षण करते हैं और थोड़े से संकुचित हो जाते हैं, ठीक है। इस कारण त्रिज्या जो है उनकी घटती चली जाती है। देखो घनत्व की बात करें तो यहाँ पर कितना है? 3.1, ठीक है। स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक बढ़ गया तो इसका घनत्व भी क्या हो गया? थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है, घनत्व भी थोड़ा सा बढ़ गया। परमाणु क्रमांक और बढ़ गया, घनत्व हो गया 6.07। परमाणु क्रमांक 24, घनत्व हो गया 7.02। परमाणु क्रमांक 25, घनत्व हो गया 7.21। परमाणु क्रमांक 26, घनत्व हो गया 7.9। परमाणु क्रमांक 27, घनत्व हो गया 8.7। परमाणु क्रमांक 28, घनत्व हो गया 8.92। परमाणु क्रमांक 29, घनत्व हो गया 8.91। कितना? 8.91, यानी कि यहाँ से यहाँ, ठीक है। कॉपर वाले में और जिंक वाले में स्लाइटली जो है इनका परमाणु घनत्व स्लाइटली कम हो जाता है, ठीक है। यहाँ देखो 8.92 है और यहाँ क्या हो गया? कम हो गया, ठीक है, 8.91 रह गया और इधर रह गया 7.13। कितना? 7.13, ठीक है। तो इनका जो घनत्व यहाँ से है धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। कितना होने लगता है? कम होने लगता है। तो ये तो बात थी हमारी किसके बारे में? घनत्व के बारे में, ठीक है। फिर देखते हैं अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक की, ठीक है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। आवर्त सारणी में जो डी ब्लॉक होते हैं उस डी ब्लॉक में अगर हम किसी भी श्रेणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में या समूह में तो गलनांक और क्वथनांक पर क्या प्रभाव होता है, ठीक है, क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसी बातें हम इसमें जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नंबर 4, इससे पहले हमने 3 नंबर पढ़ा था जहां पर मिला था घनत्व पढ़ने को, ठीक है। ये हमारा 4th पॉइंट है, ठीक है, क्वथनांक तथा गलनांक, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक एमपी और डीपी, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दोनों चीजें इसमें हमें पता चलेंगी, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें ये क्या है? हमारी धातुएं है, तो धातुओं का जो गलनांक है और क्वथनांक है वो सामान्यतः ही कैसा होगा? उच्च होगा, ठीक है, कैसा होगा? उच्च होगा, ठीक है, लगभग हजार के आसपास, ठीक है। तो डी ब्लॉक तत्वों के गलनांक तथा क्वथनांक, इनके गलनांक और इनके क्वथनांक एस ब्लॉक तत्वों की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, ठीक है। इससे जो हमारे एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनकी तुलना में बहुत ज्यादा होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गलनांक और क्वथनांक, लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद देखो कह रहा है इनका गलनांक, ठीक है, इनका गलनांक शुरू में अधिकतम मान तक बढ़ता है, यानी कि पहले क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है, गलनांक पहले धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर उसके बाद परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ क्रमिक रूप से घटता है,
पहले बढ़ेगा फिर क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा। ठीक है, तो ये होता क्यों है, क्या रीजन है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो ये डिपेंड करता है कि जो हमारा एटम है या जो हमारा संक्रमण धातु है उसके डी उपकोष में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्या है, उसके डी उपकोष में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और उसके एस उपकोष में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो बॉन्ड ज्यादा बनता है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे बंध उतने ही ज्यादा बनेंगे। ठीक है, जब बंध ज्यादा बनेंगे तो उन बंधों को तोड़ने के लिए हमें ऊर्जा ज्यादा चाहिए होती है। ठीक है, तो याद रखना ये कहानी आपको अभी मिलेगी। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ता है यानी कि उनके बाहरी कोष धीरे धीरे पेड़ होते जाते हैं। ठीक है, बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन पेड़ होते जाते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो बॉन्डिंग ज्यादा होगी, क्या होगी, बॉन्डिंग ज्यादा होगी। ठीक है, यानी कि बंध ज्यादा बनेंगे। तो जैसे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाते हैं, इसी कारण क्या होता है, इनका जो गलनांक है, ठीक है, गलनांक पहले तो बढ़ता है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर बाद में क्या होगा, धीरे धीरे घटता जाता है। ठीक है, तो समझ लो अच्छा कैसे ये घटता जाता है। देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट की, ठीक है, तो सबसे पहले आता है स्कैंडियम, फिर आ गया हमारा जेड। ठीक, तो यहाँ अगर हम बात करें इसकी, इसमें सबसे पहले स्कैंडियम की बात करेंगे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होते हैं, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं हमारे पास, एक या दो। देखो क्या होता है इसका 4s2 और 3d1। ठीक है, क्या होता है 4s2 और 3d1 इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। ठीक है, तो केवल और केवल इसमें एक ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है इसमें, एक है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितना है, एक। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे पास एक। ठीक है, इसका अगर हम टाइटेनियम की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है 3d2 और 4s2, क्या होता है 3d2 और 4s2। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, इसमें हो जाएंगे हमारे पास दो। ठीक है, ये डी वाले कितने हो जाएंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ue कितने हो गए हमारे पास, दो। ठीक है, वेनेडियम की बात करेंगे तो वेनेडियम का क्या होता है हमारा, वेनेडियम का परमाणु क्रमांक 23 होता है। कितना होता है, 23। ठीक है, तो क्या होगा इसका 4s2 और 3d3, तो इसमें कितने हो जाएंगे 3। ठीक है, ue अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक है, Cr की अगर हम बात करें तो कितना होता है 24, इसमें कितना हो जाएगा, इसका होता है 4s1 और 3d5, कितना होता है 3d5। तो इसमें देखो डी में कितने हैं 5 और एक ये कितने हो गए 6, तो यहाँ ue अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसकी बात करेंगे तो कितना होता है 25 होता है। ठीक है, तो इसका अगर हम देखेंगे तो क्या होगा इसका 4s2 और 3d18 और 7 3d5 कितना हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो यहाँ पर कितने बचे 5, यानी कि ue अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए हमारे पास 5 हो गए। ठीक है, इसकी बात करेंगे कितना होता है 26 होता है, क्या भरा जाएगा 4s2 और 3d6। ठीक है, तो डी में जब हम 6 भरेंगे और 6 को कैसे भरेंगे, देखो यहाँ पे मैं भर रहा हूँ एक बार 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 और एक ये 6, तो अनपेयर्ड कितने बचे 1 2 3 4, तो इसमें कितने बचेंगे हमारे पास ue यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे 4। यहाँ पर बात करते हैं हम 27 की, किसकी 27 की, तो इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा आपका 4s2 और 3d7। इसमें अगर हम ue यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो यहाँ एक और भर दो, कितने बचे 1 2 3 बचे, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 3 आ गए। इसकी बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, क्या भरा जाएगा 4s2 और 3d8। ठीक है, तो s में 2 और d में कितने कर दो 8, कितने कर दो 8, एक और बढ़ा दो, कितने बचे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो ue यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 2। इधर आ जाओ 29 पे, इसका क्या भरा जाता है, इसका भरा जाता है 4s1 और 3d10, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ue कितना बचेगा, ue बचेगा 1, और यहाँ क्या होता है 30। ठीक है, क्या होता है 4s2 और 3d10, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है ue। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर
जीरो। कितना होता है? जीरो होता है। ठीक है, तो देखो पहले हम देख रहे हैं शुरू में धीरे धीरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कहां तक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, यहां तक। ठीक है, कितने हो गए, 5 6। ठीक है, 24 तक कितने हो गए, 6, यानी कि यहां तक क्या हो गया, यहां तक सबसे ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, D5 तक क्या होता है, पहले ये बढ़ता है, D5 के बाद, ठीक है, D5 के बाद ये क्या होता है, क्रमिक रूप से धीरे धीरे घटता जाता है, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या धीरे धीरे घट रही है। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे घटती है। ठीक है, तो पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ, इधर से इधर जाने पर। ठीक है, पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। ठीक है, पहले क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होती है। क्या होता है, बॉन्डिंग उतनी ही ज्यादा होती है। यहाँ पर देखो 6 इलेक्ट्रॉन 6 बंध बनाएंगे, यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन 5 बंध बनाएंगे, यहाँ 4 बंध बनेंगे, यहाँ 3 बनेंगे, यहाँ 2 बनेंगे, यहाँ 1 बनेगा। तो जितने ज्यादा बंध बनेंगे उन बंधों को तोड़ने के लिए हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो पहले क्या होता है, D5 तक ये जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, जिससे धात्विक बंध की शक्ति, ठीक है, बढ़ती है, और फिर क्या होता है, गलनांक और क्वथनांक इनका बढ़ जाता है। ठीक है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं और धात्विक बंध शक्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, जिससे MP और BP क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये कहानी लिखी हुई है हमारी इधर वाली। ठीक है, इधर से इधर आ जाइए घूम फिर के, अल्लाह। ठीक है, ये पढ़ेंगे, उसके बाद इधर पे आ जाएंगे। अब देखो इसमें कुछ एक्सेप्शन दिखा रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है एमन, ठीक है, मैग्नीज और टेक्नीशियम के गलनांक सामान्य रूप से कम होते हैं। इनको याद रखना है, मैग्नीशियम और टेक्नीशियम। ठीक है, मैग्नीज Mn और टेक्नीशियम Tc के गलनांक सामान्य रूप से कैसे होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, सबसे कम होते हैं। क्यों होते हैं ये अभी आपको पता चलेगा। देखो संक्रमण तत्वों का उच्च गलनांक व उच्च क्वथनांक के दो निम्न कारण हैं। इनका गलनांक उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है। ऐसे इसके कारण क्या है, दो कारण है, वो रीजन आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिला है। ठीक है, सबसे पहला कारण क्या है, सबसे पहला कारण है कि संयोजी कोश में उपस्थित एस कक्षकों के इलेक्ट्रॉन के साझे के कारण बना प्रबल धात्विक बंध। ये जो एस कक्षक हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एस कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन है इनके साझे से जो प्रबल बंध बनता है, एक तो रीजन वो हो गया। ठीक है, किससे बनता है, एस कक्षक में। ठीक है, किसमें, एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन के साझे के कारण बना प्रबल धात्विक बंध। ठीक है, तो एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर, उनसे भी एक बॉन्ड बनता है, धात्विक बॉन्ड बनता है। ठीक है, दूसरा, अब देखो जब मेटल और डी ऑर्बिटल के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो कैसा होगा, हमारा संयोजी बंध होगा। ठीक है, एस और डी के बीच में बनेगा वो कैसा होगा, धात्विक बंध होगा। ठीक है, तो ये क्या बनता है हमारा, धात्विक, एस और डी के बीच में। उसके बाद कह रहे हैं देखो N-1D कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के साझे के कारण बना सहसंयोजी बंध। ठीक है, तो केवल डी ट्रांजिशन के कारण जो बंध बनता है, यानी कि डी इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बंध बनता है वो कैसा होता है, सहसंयोजी बंध होता है। ठीक है, तो इसमें दो प्रकार के बंध बनते हैं, एक तो प्रबल धात्विक बंध बनता है, ठीक है, एस ब्लॉक एस इलेक्ट्रॉनों से, और दूसरा क्या बनता है हमारा, संयोजी सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है, ये डी इलेक्ट्रॉनों से बनता है। ठीक है, तो ये दो रीजन है और दोनों रीजन की एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, ये ठीक है, रीजन क्या है ये लिखा हुआ है, कहानी हमारी ये है इधर से, इन दोनों पॉइंट्स की। ठीक, समझ आया। उसके बाद कह रहा है अतः इनकी बंधन ऊर्जा का मान अति उच्च होता है। इनकी जो बॉन्डिंग एनर्जी होती है वो कैसी होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बंधन ऊर्जा कैसी होती है, हाई होती है। ठीक है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। देखो संक्रमण धातु परमाणुओं के बीच उपस्थित धात्विक बंधों की शक्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है, तो वो वाली भी चीज आपको यहीं पर दिख रही है। ठीक है, कह रहा है देखो धात्विक बंध शक्ति बढ़ती है, क्या हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन फ्री अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो
पहले, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, धात्विक बंध की शक्ति बढ़ेगी और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा धीरे धीरे, ठीक है। तो संक्रमण धातु परमाणुओं के बीच उपस्थित धात्विक बंधों की शक्ति अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करती है। जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उस और जो उनके बीच में जो बॉन्ड होगा वो उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, यानी कि उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे डी और एस ऑर्बिटल्स में, ठीक है। फिर कह रहा है देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ धात्विक बंध भी उतना ही प्रबल होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे धात्विक बंध उतना ही ज्यादा प्रबल होगा, ठीक है। ये आप ऐसे लिख लो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, पावर। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे मेटेलिक बॉन्ड की पावर, यानी कि मेटेलिक बॉन्ड की जो शक्ति है वो भी उतनी ही ज्यादा प्रबल होगी, ठीक है। तो ये लाइन आपको याद रखना है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम, बॉन्ड की जो पावर है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा, बॉन्ड की पावर उतनी ही ज्यादा, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि अगर हम किसी श्रेणी में बाएं से दाएं जाते हैं, मतलब ये श्रेणी मान लो तो आप इधर से इधर की ओर जा रहे हैं तो क्या होता है, तो कह रहा है देखो, श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का मान समूह 3 से 6 तक बढ़ता है, समूह 3, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, ये हमारा तीसरा समूह हो जाएगा, ठीक है। ये तीसरा समूह, ये चौथा समूह, ये हमारा क्या हो जाएगा, पांचवा समूह, ये हमारा छठा समूह और ये हमारा सातवां समूह, ठीक है। तो समूह को मैं डिफरेंट कलर से लिखता हूं, समूह नंबर 3 और ये समूह नंबर 4 और ये समूह नंबर बी वाला कौन सा हो जाएगा, 5, ये हो जाएगा हमारा 6, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। तो कह रहा है एमपी और बीपी का मान समूह 3 से 6 तक बढ़ता है। तो ये 3 है और ये 6 है, ठीक है। तो यहाँ से कहाँ तक बढ़ता है, यहाँ तक बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें दिखाई दे रहे हैं, कितने हैं, 6। सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें है, समूह 6 वाले में है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, कहाँ से 3 से लेकर कहाँ तक बढ़ता है, ये 6 तक, ठीक है। समूह 6 तक बढ़ता है, यानी कि 3 का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम और प्रोटोनियम, ठीक है, इन 4 का बढ़ता है, ठीक है। क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, फिर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे कम होने लगे, ठीक है। तो 6 तक बढ़ता है, फिर क्रमिक रूप से घटता है, ठीक है। फिर देखो धीरे धीरे घटता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। देखो 6 हैं सबसे ज्यादा, फिर कितने हो गए 5, फिर कितने हो गए 4, फिर कितने हो गए 3, फिर कितने हो गए 2, फिर कितने हो गए 1, फिर कितना हो गया 0। तो इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। Mn को छोड़कर, ये याद रखना है भाई, ठीक है। Mn को यहाँ पर भी लिख लिया हमने और Mn यहाँ पर भी लिख लिया, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये अपने आप में एक अपवाद है, इसको हमें छेड़खानी नहीं करनी है, ठीक है, इसको छोड़ देना है, ठीक है। अच्छा आगे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है समूह में ऊपर से नीचे आने पर, अब ऊपर से नीचे आ जाओ ऐसे, ठीक है। ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है, ऊपर से नीचे चलने पर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों बढ़ता है भाई, ये बढ़ता है देखो, क्योंकि संक्रमण धातु परमाणुओं के बीच अंतर परमाणुविक बल प्रबल होता है। जो हमारे संक्रमण धातुओं के परमाणु होते हैं, ठीक है, इनके बीच में अंतर परमाणुविक बल जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो उस स्ट्रॉन्ग बल को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है। जिस कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, क्या हो जाता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। ऊपर से जब नीचे आते हैं तो रीजन क्या होता है, एमपीबीपी बढ़ने का अंतर परमाणुविक बल, ठीक है, क्या होता है, अंतर परमाणुविक बल प्रबल होने का कारण होता है, ठीक है। यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, एटम्स के बीच में, ठीक। तो ये बात थी हमारी गलनांक और क्वथनांक की, ठीक है। अगला टॉपिक क्या है उसको देखते हैं, तब तक आप इसको फटाफट से नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया, जैसे कि अभी आपने देखा था मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है, क्या था हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
इस तरह से आपको एनसीईआरटी में या बुक्स में इस तरह से आपको डायग्राम मिल जाएगा, ठीक है। इधर को क्या है, संक्रमण धातु है, ठीक है। इधर को हमारा परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है। क्या बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है, अभी हमने पीछे यहाँ पर बनाया था, सारी चीजें लिखी थी एक बॉक्स के अंदर, वही चीजें आपको देखना और इधर भी देखते जाना है। परमाणु क्रमांक जैसे जैसे बढ़ रहा है, क्या होता है, एक D5 तक, ठीक है, जहां तक D5 में 5 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, वहां तक क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर धीरे धीरे एकाएक क्या हो जाता है, घट जाता है। और हमने देखा था कि अंत में हमारा जो Zn वाला था उसका क्या था, 0 था, ठीक है, यानी कि वहां पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो बॉन्डिंग नहीं हो रही थी, तो क्या था, वहां पर सबसे 0 था, ठीक है, यानी कि अंत में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो किसको छोड़कर, और ये भी चीज लिखी थी कि Mn और Tc को छोड़कर, किसको छोड़कर, Mn और Tc को छोड़कर, ठीक है। चाहे इनको आप अपवाद समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, Mn और Tc को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो देखो पहले क्या हो रहा है, इसका भी बढ़ रहा है, देखो इसका भी बढ़ रहा है और इसका भी बढ़ रहा है, पहले तीनों का बढ़ रहा है। यहाँ पर टाइटेनियम और वेनेडियम, इसके क्वथनांक में, गलनांक में कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं है, ठीक है। तो पहले सबका बढ़ रहा है, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो स्लाइटली और बढ़ रहा है, ठीक है, फिर धीरे धीरे देखो सबका कम हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर धीरे धीरे और बढ़ रहा है, पर इसका नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। फिर इसका देखो स्लाइट मतलब सीधा आ गया है, ठीक है, यहाँ पर जो कर्व लाइन है वो कैसी है, सीधी है। तो Fe से लेकर निकल तक कोई ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है, लगभग लगभग सेम चल रहा है। फिर निकल से जैसे ही आप कॉपर तक आते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, घटना शुरू हो जाता है। इसी तरह से Ru से RH तक थोड़ा सा घटता है, फिर RH से PD तक थोड़ा सा बढ़ता है, ठीक है, फिर वहां से धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, Ag तक। इस तरह से HF से TA तक बढ़ता है, फिर W टंगस्टन तक और बढ़ जाता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे Re, OS, IR, PT और AU, ठीक है। इस तरह से ये आपको डायग्राम मिल जाएगा, किस तरह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट घटता है, फिर कम होता है, ठीक है, फिर धीरे धीरे और कम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक स्तर तक बढ़ता है जहां तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, ठीक है, यानी कि D5 तक, कहां तक, D5 तक, ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, कहां तक बढ़ता है, D5 तक बढ़ता है। और D5 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने होते हैं, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाती है, 6 हो जाती है, कितनी हो जाती है, 6, यानी कि 5 यहाँ से मिलते हैं और एक हमको 4s से मिलता है, ठीक है, तो 6 सबसे ज्यादा यहाँ तक बढ़ता है D5 तक, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये पहले वाले का, ठीक है, यानी कि चौथे वाले का ये डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, क्वथनांक और गलनांक वाले का, ठीक। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट हमारे पास है जिसका नाम है धात्विक गुण, ठीक है, कौन सा, धात्विक गुण, यानी कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, क्या इनके धात्विक गुण क्या है, ठीक है, कौन कौन से गुण ये दिखाते हैं। तो सभी संक्रमण धातु तत्व धातुएं क्या है, जितने भी हमारे संक्रमण तत्व हैं वो सभी क्या है, धातु हैं। क्यों, क्योंकि धातुओं की प्रॉपर्टीज होती है, धातुएं अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती है, ठीक है, उनको ही हम धातु कहते हैं, ठीक है। जब हम धातु पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो ये क्या होता है, क्योंकि इनके बाहरी कोश में केवल 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 1 या 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन्हें आसानी से त्याग कर ये धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, किसको छोड़कर, Hg को छोड़कर। तो इस पे स्टार लगा लेना, क्योंकि Hg क्या होता है, हमारा द्रव अवस्था में होता है, ठीक है, किसमें होता है, द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो ये धातु होता है लेकिन द्रव अवस्था में होता है, ठीक। उसके बाद देखो कह रहा है ये सामान्यतः कठोर आघात वर्धनीय उच्च तन्यता, ठीक है, कैसी, यानी कि इनको ताना जा सकता है, ठीक है, उच्च तन्यता सामर्थ्य वाली होती हैं, और उच्च तापीय, यानी कि ये ताप ऊष्मा की भी कैसी होती है, सुचालक होती हैं, और विद्युत चालक, यानी कि विद्युत की भी चालक होती हैं, तथा धात्विक चमकदार होती हैं, और इनमें चमक भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो कैसी होती हैं, आघात वर्धनीय होती हैं, उच्च तन्यता सामर्थ्य वाली भी होती हैं, और उच्च तापीय, यानी कि ऊष्मा और विद्युत दोनों की सुचालक होती हैं, और धात्विक चमकदार होती हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इनमें धात्विक बंध तथा सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। कौन कौन सा बंध पाए जाते हैं, देखो इनमें धात्विक बंध भी पाया जाता है और सहसंयोजक बंध, यानी कि दोनों प्रकार के बंध इनमें पाए जाते हैं, जिस कारण इनकी परमाणुकरण को की एंथैल्पी, ठीक है, परमाणुकरण की एंथैल्पी कैसी होती है, उच्च होती है। अब ये परमाणुकरण क्या होता है, जैसे जितने भी हमारे ये मेटल धातुएं हैं,
ये सभी किसी न किसी संरचना में पाए जाते हैं, ठीक है। ये किसी न किसी संरचना में पाए जाते हैं, ठीक है। चाहे आपका बीसीसी हो गया, चाहे आपका एचसीपी हो गया, ठीक है। तो उन संरचनाओं में पाए जाते हैं, लिखे हुए हैं। चाहे आपका सरल षटकोणीय निबिड़ संकुल हो गया, जिसे एचसीपी कहते हैं, चाहे आपका घनीय निबिड़ संकुल हो गया, जैसे सीसीपी कहते हैं, या आपका अंतः केंद्रित घनीय जालक हो गया, जैसे बीसीसी कहते हैं, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड और हेक्सागोनल क्यूबिक पैक्ड, और आपका ये होता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड, ठीक है। तो इस संरचनाओं में पाए जाते हैं। इन संरचनाओं से तोड़कर धातु को मुक्त करना, ठीक है। इन संरचनाओं को तोड़कर परमाणु को उसकी मुक्त अवस्था में लाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं परमाणुकरण की एंथैल्पी। समझ आया? क्या कहते हैं? उसे हम परमाणुकरण की एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? परमाणुकरण की एंथैल्पी, ठीक है। यानी कि जो हमारा धातु जालक है, उस धातु जालक को तोड़कर परमाणु को मुक्त अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊष्मा ही क्या कहलाती है? परमाणुकरण की एंथैल्पी कहलाती है, ठीक है। तो जब ये जालक बना होगा, ठीक है, क्या बना होगा? जालक बना होगा, तो जालक को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊष्मा चाहिए होगी। जब ज्यादा ऊष्मा चाहिए होगी तो वही लिखा हुआ है कि इनकी परमाणुकरण की एंथैल्पी ज्यादा होती है, मतलब इनको मुक्त परमाणु की अवस्था में लाना, ठीक है। क्या होता है? परमाणु को मुक्त अवस्था में लाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, सॉरी ऊर्जा लिख लो, ऊष्मा लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है। इसे हम कहते हैं परमाणुकरण की एंथैल्पी, ठीक है। तो ये ज्यादा होती है, ठीक। उसके बाद देखो जालक संरचना क्या है? जालक संरचना ये भी क्या है? इसका एक लक्षण है, गुणधर्म है। जालक संरचना में क्या पढ़ते हैं? देखो लगभग सभी संक्रमण धातुएं या तो सरल षटकोणीय निबिड़ संकुल, जिसे एचसीपी कहते हैं, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड, कॉमा घनीय निबिड़ संकुल क्यूबिक क्लोज पैक्ड, ठीक है, अथवा अंतः केंद्रित घनीय, जिसे बीसीसी कहते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है, जालक संरचना प्रदर्शित करती हैं। देखो जिंक, कैडमियम और मरकरी को छोड़कर, क्योंकि ये जटिल संरचना प्रदर्शित करती है, ठीक है। बाकी जो भी है वो कौन कौन से दिखाएंगे? एचसीपी दिखाएंगे आपकी, बीसीसी दिखाएंगे आपकी, और सीसीपी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होती हैं? ये जब हम पढ़ते थे तो पहला चैप्टर था सॉलिड स्टेट, ठीक है, उसमें ये सब चीजें हम विस्तार से पढ़ते थे, लेकिन अब वो चैप्टर हटा दिया गया है, तो हमें इसके बारे में पहले चैप्टर में नहीं सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसका अभी हम एक इधर वो बना देंगे टेबल, जहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कौन सी संरचना में पाया जाता है, लेकिन उससे अब बोर्ड परीक्षाओं में पहले वाले चैप्टर से नहीं आता है कौन सी संरचना है, लेकिन आप इसको देख लीजिए, ठीक है। और इसको नोट कर लें फटाफट से। हो गया? चलो, तो अब बात करते हैं हम इनकी जालक संरचना की, ठीक है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं 3D, 4D और 5D, इनकी जालक संरचनाएं किस तरह से बनी हुई होती हैं, ठीक है। ये अब नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है, वरना फर्स्ट चैप्टर में जिसका नाम था सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था में ही ये सारी संरचनाएं आपको सिखाई जाती हैं, लेकिन अब वो हमें पढ़ने को नहीं मिलता है, ठीक है, हटा दिया गया है बोर्ड द्वारा। तो इसकी बात करते हैं, ये 3D है, ठीक है। इसमें जो हमारा स्कैंडियम रहता है वो HCP BCC बनाता है, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है। HCP होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक, ठीक है, और BCC होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। तो ये भी बनाता है HCP और BCC, ये BCC बनाता है, BCC HCP, ठीक है, और ये BCC CCP और ये रहा हमारा Zn, ठीक है, जहाँ स्टार लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? स्टार, ठीक है। तो जिनमें स्टार लगा हुआ है उनकी संरचनाएं कैसी होती हैं? उनकी संरचना देखो एटिपिकल मेटालिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनकी जो संरचना होती है वो कैसी होती है? थोड़ी जटिल संरचना होती है। कैसी होती है? ये जटिल संरचना को दिखाते हैं, ठीक है, जटिल संरचना। इसी तरह से आपको इसमें 4D में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये संरचनाएं हैं इनकी। और इधर अब बात करें हम किसकी? CD की, तो इसमें भी स्टार लगा हुआ है।
ये जटिल संरचना बनाता है, वो भी कौन सी, HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड। इसकी बात करते हैं 5D की, ठीक है। इसमें भी देखो लास्ट में हम देखेंगे जो मरकरी है उस पर भी क्या लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, ठीक है। इसकी भी संरचना कैसी होती है, जटिल संरचना होती है, ठीक है। तो सभी हमारी जो संक्रमण धातुएं हैं वो कौन कौन सी संरचनाएं बनाती हैं, देखो इससे पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद की ये कहानी है, वो या तो हमारी कौन सी बनाती हैं, सरल षटकोणीय निविड़ संकुल बना देती हैं, ठीक है, या घनीय निविड़ संकुल बनाती है, ठीक है, और बनाती है हमारी केंद्रित, ठीक है, केंद्रित निविड़ संकुल, ठीक है, HCP, ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैक, BCC बॉडी सेंटर, और एक और होगा आपका CCP, ठीक है। तो ये तीन ही प्रकार की संरचनाएं बनती हैं, ठीक। और इनमें ध्यान रखना, ये जो दिखाते हैं आपका ZN, CD और HG, इनकी कैसी होती हैं, ये बनाते हैं टिपिकल मेटेलिक स्ट्रक्चर, यानी कि जटिल संरचनाओं को प्रदर्शित ये करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनकी कहानी यहाँ तक लिख लेना। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है जो है आपका परमाणु त्रिज्याएं। क्या है, परमाणु त्रिज्याएं, ठीक है। परमाणु त्रिज्याएं कम और ज्यादा कैसे होती हैं, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी कहानी उधर समझाता जाऊंगा, ठीक है। नोट कर लो फटाफट, ठीक है, हो गया। चलो ये चीजें केवल याद रखनी है आपको, मतलब समझ लेना है, ठीक है, और इससे कुछ भी आता नहीं है। अब देखते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं, परमाणु त्रिज्या की बात कर रहा है। इनकी परमाणु त्रिज्याएं S ब्लॉक तत्वों से अधिक और P ब्लॉक तत्वों से कम होती हैं, ठीक है। तो जो S ब्लॉक एलिमेंट होते हैं उनसे ज्यादा होती हैं और P ब्लॉक एलिमेंट से क्या होती हैं, कम होती है, ठीक है। क्योंकि इनको कहाँ रखा गया है, S और P ब्लॉक तत्वों के बीच में रखा गया है, ठीक है। ये S ब्लॉक होता है, ये P ब्लॉक होता है, ये क्या होता है हमारा D ब्लॉक। इसलिए इनकी जो त्रिज्याएं होती हैं वो इनसे ज्यादा और इनसे कम होती हैं, ठीक है, P ब्लॉक तत्वों से कम होती हैं। देखो यहाँ पर लिखा है स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब इनकी देखो त्रिज्या यहाँ पर लिखी हुई है, और ये भी किसमें है, PPM में दे रखी है, ठीक है, 5 पर मिलियन में दे रखी है। 164, फिर 147, फिर 135 और 129। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि यहाँ तक क्या हो रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ परमाणु त्रिज्याएं घट रही हैं, ठीक है। परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है लेकिन परमाणु त्रिज्याएं यहाँ पर क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। एटॉमिक रेडियस PR क्या हो रहा है, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर क्या है, बढ़ रहा है, ठीक है। और एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, घट रही है। फिर देखो यहाँ 29 से कितना हो गया, 37 हो गया, फिर 24 हो गया, फिर 26, फिर 25, फिर 28, फिर 37। तो ये वेरिएशन देखने को मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, वेरिएशन। शुरू में तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ती हैं, ठीक है, घटती हैं, 64, 47, 35, 29, ठीक है। पहले घटती हैं, फिर देखो बढ़ गई, ठीक है, फिर से कम हो गई, ठीक, फिर बढ़ गई, फिर से कम हो गई, फिर से बढ़ गई, फिर से बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएशन इनमें देखने को मिलता है। रीजन क्या होता है, ये घटती बढ़ती क्यों है, वो आपको यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। देखो कह रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ने पर, ठीक है, परमाणु त्रिज्याएं धीरे धीरे घटती हैं। जब हम इधर से इधर जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या हो रही है, घट रही है, परमाणु क्रमांक क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक। पहली बात, अतः परमाणु क्रमांक बढ़ने पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है वैसे वैसे नाभिकीय आवेश भी क्या होता है, बढ़ता है। नाभिकीय आवेश मतलब नाभिक के पास इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर कह रहा है कोषों की संख्या नहीं, ठीक है, क्या होता है, केवल नाभिकीय आवेश बढ़ता है लेकिन कोषों की संख्या नहीं बढ़ती। मतलब कि एक नया सेल नहीं आता है जब बाएं से दाएं आप जाते हैं तो, ठीक है। जैसे मान लो इधर से इधर जाएं, इनका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे तो कितना है इसका, 21, यानी कि क्या हो जाएगा 3D1 और 4s2। इसकी अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा इसका 3D2 और 4s2। मतलब यहाँ पर देखो कोई नया सेल नहीं बढ़ रहा है,
तीसरे में ही बढ़े जाएंगे। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, बाएं से दाएं। ठीक है, बाएं से दाएं जब जाएंगे तो कोई भी नया कोष आपको नहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा, डी में ही इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, वो बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, 1 से 10 तक। ठीक है, तो कह रहा है कोषों की संख्या नहीं, यानी कि कोष नहीं बढ़ते हैं। क्या होता है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है कब, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है हमारा तो। ठीक है, फिर कह रहे हैं जिस कारण इलेक्ट्रॉन मेघ नाभिक की तरफ खींच जाता है। क्या होता है, जैसे जैसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन भरते जाते हैं वैसे वैसे जो इलेक्ट्रॉन मेघ होता है। ठीक है, तो मान लिया मैंने ये कौन सा मेरा 3D है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, कितने हो गए। ठीक है, तो जैसे जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं, और ये नाभिक है। क्या है, ये नाभिक है। ठीक है, और नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण होता है, ठीक है, क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आकर्षण होता है वो क्या होता है, बढ़ जाएगा जब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी में भरे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रॉन में एक नाभिक की ओर खिंच जाता है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़े से नाभिक की ओर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब हल्के से इधर को शिफ्ट हो जाते हैं, खिंच जाते हैं। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाता है। जब ये इधर को खिंच जाएंगे तो ये लगभग लगभग यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ पर दिखाई देंगे खुद को, ऐसे थोड़ा थोड़ा नाभिक की ओर खिंच जाएंगे, तो नाभिक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये थी और अब क्या रहेगी, इतनी रहेगी। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा नाभिक की ओर ये खिंच जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं और त्रिज्या कम हो जाती है। श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, साथ साथ क्या होता है, नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब है कि कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो आवेश है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। ठीक है, और परमाणु त्रिज्या कम हो जाती है। जब इनके बीच का आकर्षण है वो बढ़ जाएगा तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, आकर्षण लगेगा, तो ये जो त्रिज्या है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर कह रहे देखो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ, ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो आने वाला नया इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता जाता है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, ठीक है, कितना था 21 था, कितना हो गया 22, डी में एक और बढ़ गया। यहाँ 23 की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी में एक और बढ़ जाएगा, 3 हो जाएंगे। 24 की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3D 5 हो जाएगा। तो देखो 5 यानी कि डी में ही अपना एक नया इलेक्ट्रॉन भरता जा रहा है। किसमें भरता जा रहा है, डी, एक नया इलेक्ट्रॉन डी कोष में प्रवेश करता जाता है। जो आने वाला इलेक्ट्रॉन होगा वो डी कोष में भरता जाएगा, जिस कारण आवरणीय प्रभाव, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, क्या होगा, जब डी कोष में इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे तो क्या होता है, वहां पर आवरणीय प्रभाव यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है। ठीक है, बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है, बाहरी कोषों के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है। यानी कि बाहरी कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो नाभिक है, इसका जो आकर्षण है, अट्रैक्शन है, वो कैसा हो जाएगा, अब कम हो जाएगा। ठीक है, जब शील्डिंग इफेक्ट लगेगा तो बाहरी कोष का नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जब शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट लगेगा तो अब आकर्षण, ठीक है, यहाँ से यहाँ का जो आकर्षण है वो कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन आपको यही नजर आएंगे। ठीक है, कब, जब आपका शील्डिंग इफेक्ट लगेगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी आकर्षण नहीं होगा। ठीक है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो आकर्षण है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आकर्षण नहीं लगेगा, यहाँ पर आकर्षण लग रहा है। ठीक है, यहाँ शील्डिंग इफेक्ट आ गया। ठीक है, तो वहां पर आकर्षण नहीं लगेगा। ठीक है, नाभिक का आकर्षण कम हो जाता है और परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। अब क्या हो जाएगा, अब परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, परमाणु त्रिज्या, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ था, ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास,
देखो डीप कोश में जैसे नया इलेक्ट्रॉन जाएगा प्रवेश करता है, जिससे आवर्णी प्रभाव यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है और बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, जिस कारण क्या होता है, परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाता है। अतः ये दोनों प्रभाव एक दूसरे के विपरीत प्रभाव उत्पन्न करते हैं और परमाणु त्रिज्या का मान इन दोनों प्रभावों पर निर्भर करता है। ठीक है, तो याद रखना परमाणु की जो त्रिज्या हमें कम ज्यादा दिखाई दे रही है, यहाँ देखो कितना 129, यहाँ 137, 124, 126, 125, 128 और 137। ठीक है, तो ये डिपेंड करती है दोनों इफेक्टों पर। ठीक है, किस पर, दोनों इफेक्टों पर डिपेंड करती है। ठीक है, नाभिकीय आवेश, ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन थोड़े से नाभिक की ओर खिंच जाते हैं और परमाणु त्रिज्या का मान कम हो जाता है। पहला इफेक्ट ये हो गया आपका। ठीक है, फिर दूसरा क्या है, दूसरा इफेक्ट हमारा क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। क्या है, शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो जो नया आने वाले इलेक्ट्रॉन होगा वो अगले डी कोश में प्रवेश करता जाता है। ठीक है, जब डी कोश में प्रवेश करेगा तो क्या होगा, आवर्णी प्रभाव, क्या होगा, आवर्णी प्रभाव यानी कि शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। क्या बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा जिस कारण क्या होगा, बाहरी कोशों में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और नाभिक का आकर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, तो बाहरी कोश और नाभिक के बीच का जो अट्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट लगेगा तो इसका आकर्षण कम हो जाएगा। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इससे अंदर वाले कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनके बीच में क्या होता है, रिपल्सन लगता है। ठीक है, यानी कि अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं। ठीक है, इस कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉन बाहर कोश वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन नहीं लगता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, या हिंदी में क्या कहते हैं इसको, आवरणी प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, आवरणी प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मानों पर, ठीक है, इस परमाणु की जो त्रिज्याएं कम ज्यादा दिखाई दे रही हैं ये दोनों मानों पर डिपेंड करती है। ठीक है, किस पर, दोनों मानों पर डिपेंड करती हैं। नाभिकीय आवेश, ठीक है, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन मेघ नाभिक की ओर आ जाता है, तो नाभिकीय आवेश पर भी डिपेंड करती है और आवरणी प्रभाव। ठीक है, तो नाभिकीय आवेश और आवरणी प्रभाव। नंबर 1 क्या हमारा, नाभिकीय आवेश, और दूसरा इसमें क्या लग रहा है, इसमें लग रहा है नंबर 2 आवरणी प्रभाव। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। इसमें क्या लग रहा है, नाभिकीय आवेश, और इसमें क्या लग रहा है, आवरणी प्रभाव। ठीक है, जब आवरणी प्रभाव लगेगा तो बाहर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन नाभिक के बीच में कोई भी आपको अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जब नाभिकीय आवेश बढ़ेगा तो यहाँ पर अट्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, जिससे कि इनकी त्रिज्या कम हो जाती है, और यहाँ पर त्रिज्या क्या हो जाती है, कम नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या कम नहीं होती है। ठीक है, त्रिज्या का मान थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या कम हो जाती है। ठीक है, नाभिकीय आवेश लगने पर, और आवरणी प्रभाव लगने पर त्रिज्या हल्की सी बढ़ जाती है। ठीक है, तो यही आपको कहीं कम और कहीं ज्यादा दिखाई दे रही है। ठीक है, 37 हो गई, फिर 24, फिर 26, फिर 25, फिर 28, फिर 137। ठीक है, तो यही रीजन है कि जो त्रिज्या है वो कहीं कम और कहीं ज्यादा हो जाती है। रीजन 2 है नाभिकीय आवेश, जहां कम हो जाए समझ लेना नाभिकीय आवेश लग रहा है, परमाणु त्रिज्या कम हो रही है। जहां त्रिज्या बढ़ जाए समझ लेना आवरणी प्रभाव काम कर रहा है और परमाणु त्रिज्या थोड़ी सी बढ़ी हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो ये थी कुछ हमारी परमाणु त्रिज्याएं। ठीक है, और इसके बाद अगला आपका टॉपिक है आयनिक त्रिज्याएं क्या होती हैं और एंथैल्पी क्या होती है। ठीक है, परमाणुकरण की एंथैल्पी क्या होती है वो चीजें हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, खत्म करते हैं यहाँ पे और मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ठीक है, परमाणुकरण की एंथैल्पी क्या होता है और त्रिज्या, परमाणु आयनिक त्रिज्या क्या होती है, ऐसी चीजें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अब तक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने साथियों तक इसको शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।